साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों 70 का अंक जो चाहे सो करा दे। मात्र 70 सीटों को पाने की होड़ में दिल्ली के सियासी और चुनावी गलियारों में बदजुबानी की कहानी जारी है। ताजा मामला श्री राम सीता रावण तक जा पहुंचा है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जू से बान यानी चिड़ियाघर से बान चल रहे हों बोली के, जो वैसे ही बेतरतीब हैं जैसे कोई जू। वैसे दिल्ली का चिड़ियाघर भी काफ़ी अच्छा है। दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बोला है कि रावण ने सोने के हिरण का रूप धरकर सीता का अपहरण उस समय कर लिया जब श्री राम भोजन की तलाश में बाहर थे। अब इससे बीजेपी हमलावर होकर सवाल खड़े कर रही है, पूछ रही है, मिस्टर केजरीवाल क्या आपको रामायण का ज्ञान है? रामचरित आपने पढ़ा है या फिर चुनावी हिंदू हो केवल आप? राम और सीता के अपमान का आरोप लगाने लगे बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल अधर्मी हैं। केजरीवाल द्वारा रामायण की गलत व्याख्या करने के लिए उन्होंने उपवास रखने की घोषणा भी कर दी। बीजेपी का कहना है कि रामायण को गलत तरीके से कोट क्यों किया है केजरीवाल ने। यह खेदजनक है कि केजरीवाल चुनावी रैलियों में देवताओं का नाम लेते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण गलत कहानियां सुनाकर हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं। इस पर केजरीवाल का तर्क भी जानते हैं। केजरीवाल का कहना है कि भाई जी, मैंने तो रावण को सोने का हिरण बना दिया, इस बात से बीजेपी क्यों आहत है? मैंने रावण का अपमान कर दिया है और बीजेपी उससे आहत हो गई। केजरीवाल का मानना है कि इससे पता चलता है कि तुम लोग रावण से कितना प्यार करते हो। रावण की बेइज्जती भी आपसे हजम नहीं हो रही है। केजरीवाल 2 कदम और आगे जाकर कह रहे हैं कि बीजेपी वालों में आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, इसीलिए तो उन्हें केजरीवाल के रावण वाले बयान से दिक्कत हो रही है। उधर खबर आ रही है कि लंका में रावण खुद आहत है। रावण कह रहा है, मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा शौर्य सब केजरीवाल ने चुनाव जीतने के चक्कर में छीन लिया है। सीता का अपहरण मैंने किया, वो भी अकेले, और केजरीवाल ये हिरन कहाँ से लाया बीच में दिल्ली के चिड़ियाघर से? रावण का मामा मारीच तो और ज़्यादा आहत है कि 70 सीट के चक्कर में तुम तो हमारा इतिहास ही मिटा दोगे। खैर जोक सपाट, केजरीवाल कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ तोल कर ही और उसका क्या लाभ मिलेगा उसका मापन भी कर लेते हैं। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन रामायण के पात्रों और उनकी भूमिकाओं को गलत ढंग से गलत जगह पर और गलत तरीके से पेश करना सरासर गलत है। हिंदू सनातनियों से वो खुद ही बैर मोल ले रहे हैं। याद करिए, एक दौर था, साल 2003 की बात है, संजय लीला भंसाली जैसे लोग अपनी फिल्मों में बेधड़क ये राम चाहे सीता चाहे राम, दोनों मिले दोनों के लव में दुनिया का क्या काम, ऐसे गाने लिखवाते थे और गवाते थे। बहुत से लोग इसे गलत नहीं मानते थे क्योंकि वो भंसाली की प्रगतिशीलता और वैचारिक आज़ादी का मामला इसे मान लेते थे। लेकिन एक सनातनी हिंदू इससे आहत हो जाता और वो पूछता कि भाई क्या इस्लामिक धर्म के चरित्रों को लेकर ऐसा गीत लिखवाने गवाने का साहस है? सिख धर्म या ईसाई जो धर्म है उसके जो पवित्र धर्म गुरु हैं उन सब के बारे में ऐसी चीज़ें कह सकता है बॉलीवुड? पीके फिल्म में हिंदू धर्म का जो अनादर किया गया, क्या वो पचने लायक है? वामपंथी प्रगतिशील मूल्यों वाले निषेधाधिकार धारक बुद्धिजीवी कहेंगे हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मनोरंजन को मनोरंजन की तरह देखो, फिल्म है, फलसफा नहीं। ऐसे स्यूडो बुद्धिजीवी और धर्म के मामले पर मौन रहते हैं और उसका कारण क्या है मौन रहने का? कि हिंदू धर्म जितना आलोचना करने का अधिकार सहर्ष देता है उतना कोई और धर्म नहीं। एक भी धर्म इतना सहिष्णु नहीं है और ऐसे धर्म और उसके प्रणेताओं को ये कई राजनेता तुच्छ राजनीति के लिए नहीं छोड़ते। आज रावण और उसके मामा मारीच जिंदा होते तो निश्चित रूप से केजरीवाल पर मानहानि का दावा करते और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपहरण भी कर लेते और सजा भुगतने को भी तैयार रहते। यहाँ पर एक और बात की चर्चा जरूरी है। बीजेपी के विधुड़ी जैसे नेताओं का प्रियंका गांधी पर बयान भी किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह बॉडी शेमिंग का भी मामला है और उसके साथ ही यह भारतीय जो नारीत्व है, स्त्रीत्व है, उसका अपमान है। प्रियंका गांधी एक पॉलिटिकल लीडर बाद में है, महिला पहले हैं, और महिला कोई भी हो देश में उसकी गरिमा है, शालीनता है, मॉडेस्टी है। उसके खिलाफ किसी को भी बोलने का हक नहीं है कि गाल पर सड़क बना देंगे। विधुड़ी एक वीडियो में यह कहते पाए गए कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा।
बदजुबानी का ये दौर चुनाव के दौरान चरम पर पहुंच जाता है। कल संदीप दीक्षित ने भी आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ 10 करोड़ के मानहानि का दावा किया है। इधर इमरान प्रतापगढ़ी को एक भड़काऊ गीत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। जामनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने 2 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने बैकग्राउंड ऑडियो के तौर पर एक कविता लगाई थी, ए खून के प्यासे लोगों सुनो, जैसे शब्दों वाली कविता को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताते हुए 3 जनवरी को जामनगर के रहने वाले किशन भाई नंदा ने FIR दर्ज कराई और उस पर FIR में जो BNS की धाराएं यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 196 और 197 जोड़ी गई और इन धाराओं में 5 साल तक की सजा हो सकती है और ये जो है उनके ऊपर मामला आ गया, तो उसमें फंसे हुए थे। अब जो है उनको इसमें राहत दे दी गई है। FIR को रद्द करने की अपनी याचिका में प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि पृष्ठभूमि में पढ़ी जा रही कविता प्रेम और अहिंसा का संदेश देती है। प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि FIR का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया गया है और इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे और गलत इरादे से दर्ज किया गया है। याचिका में कहा गया कि FIR को देखने से पता चलता है कि कुछ शब्दों को संदर्भ से बाहर किया जा रहा है और इसी बात को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देखता है ये सब चीज़ें, भाई गार्जियन है, संरक्षक है, मूल अधिकारों का संरक्षक है, चीज़ों को उसे देखना है, तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे फैसले देता रहता है कि किसकी बदजुबानी सही है, किसकी बदजुबानी सही नहीं है। अब हम आते हैं आज की अंतिम जरूरी बात पर कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या सीमा होनी चाहिए। जब भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 का जो भाग 2 है वो साफ तौर पर कहता है कि राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को प्रभावित करने वाली बातें आप नहीं बोल सकते। आप अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते कि राज्य की सुरक्षा उससे जो है खतरे में पड़ जाए। तो राहुल गांधी जैसे लोग ये क्यों बोलते हैं कि आज हम BJP और RSS से ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जब राहुल गांधी चीन, अमेरिका जैसे तमाम देशों के साथ कई मंचों पर भारत सरकार को एक भ्रष्टाचारी और एक तानाशाही सरकार कहते हैं, तो ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता जो कि अनुच्छेद 19 के भाग 2 में एक आधार बनाया गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के पहले इस बात का ध्यान रखना कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा उससे कहीं बाधित न हो जाए। इन सब मामलों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ध्यान देना जरूरी है। BJP में भी तमाम ऐसे लीडर हैं जो बिना कुछ सोचे, उनके राजनीतिक प्रभावों के बारे में बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल देते हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी समझाता रहता है, भाई ऐसी बातें मत बोलो कि पॉलिटिकल डैमेज हो जाए बहुत बड़ा, उसको हम कंट्रोल न कर पाएं। लेकिन लोग उसमें ऐसे ही बोलते रहते हैं और उसमें कई बार दुर्भावना भी दिखती है, कई बार ऐसी भावना मतलब मतभेद की जो भावना है वो बड़े स्तर पर दिखाई देती है। गिरिराज सिंह इसमें सबसे आगे दिखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और कुछ ऐसे आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाले भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो अनुच्छेद 19 के भाग 2 के मूल भावों के विपरीत जाकर कार्रवाई करती हैं। तो इससे हमारी पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर, हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिससे बहुत लोगों को कोई खास मतलब नहीं है। आज के समय में भीड़ जो है तमाम ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है कि उसे इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर को जो है बहुत अच्छा बनाने की कोई बहुत फिक्र नहीं रहती। लोग सेंसिटिव नहीं है, धैर्यवान नहीं है और जो उनकी पसंदगी है और नापसंदगी है दोनों एक्सक्लूसिव है। अगर कोई चीज़ पसंद की जा रही है तो आंख बंद करके अंधाधुंध पसंद किया जा रहा है, कोई चीज़ अगर नहीं पसंद की जा रही है तो अंधाधुंध उसका विरोध किया जा रहा है। सहिष्णुता और स्वीकार्यता तो ख़त्म ही होती जा रही है, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। अगर कोई अच्छा जो है विचार रख रहा है, अच्छे जो दिशा निर्देश मतलब अच्छे डायरेक्शंस की बातें कर रहा है, उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी समाज में नहीं मिलती। तो पॉलिटिकल कल्चर हमारा किस तरफ जाएगा? क्या राजनेताओं को खाली वायदा करने और वायदा खिलाफी करने के लिए जनता चुनती है और फिर पूरा जो है पॉलिटिकल सिस्टम में कमियां ही कमियां देखी जाती हैं? हमारा इंटरनेशनल इमेज भी इससे डाउन होता है। बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हैं कि भाई कौन सा लोकतंत्र है तुम्हारा, कौन सा मजबूत लोकतंत्र लेकर के चल रहे हो जिसमें तुम्हारे पास ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो ऐसे महान महान विचार और महान महान स्टेटमेंट देते रहते हैं।
इसलिए ये एक सामूहिक जंग है। हमें इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए, हमें एक ऐसी जंग लड़नी चाहिए जो हमारे अंदर की कलुषित भावनाएं हैं पॉलिटिकल स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उसको दूर करना चाहिए। यहाँ पे जैसे ये भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ओवैसी बीच बीच में कुछ ऐसा गलत बोल जाते हैं, बीच बीच में प्रगतिशील बातें भी बोलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, इनर जिहाद के आधार पर लोगों को चलना चाहिए कि भाई अपने अंदर की जो बुराई है, यानी ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, जो कलुषित मानसिकता है, ये सब जो चीज़ें हैं, इसको मारा जाना जरूरी है और बाकी चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। इससे सौहार्द बनेगा, कम्युनल हार्मनी बनेगी, सबका काम चलेगा, देश विकसित होगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, कभी सेकंड बनेगा, पहला भी बन सकता है। ट्रंप के साथ ताली भी और फिर से पीटी जा सकती है और भारत एक बहुत ही मजबूत अस्तित्व के साथ आगे बढ़ेगा। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में साझा करिए और इसमें जितने ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पर्यावरणीय अन्य मुद्दों पर, और उसके साथ साथ यूपीएससी और जो आपका पीसीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित भी हैं और मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं, उन सब के भी बारे में विशेष जानकारी के जो प्रोग्राम्स हैं वो इसमें दिए जाएंगे। धन्यवाद।